और जितने भी लोग कह रहे हैं कि एनवीएस के लिए जो टॉपिक्स वगैरह हैं ये है वो है, तो उस पर करेंगे चर्चा। एग्जाम आने दो या उससे पहले ही बेसिकली देख लेंगे कभी ना कभी टाइम निकाल करके। और प्रीवियस ईयर पेपर्स आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं एनवीएस के, नहीं तो मैं एक बार टीम से बोल के आपको निकलवा करके शेयर कर दूंगी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। फर्स्ट क्वेश्चन से करेंगे शुरुआत। आज सिर्फ 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड चेंज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डैश टू डैश। बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि एवं बदलाव का अध्ययन किया जाता है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हम कॉन्सेप्शन टू व्हाट बताइएगा एक बार। बर्थ टू मिडिल चाइल्डहुड, बर्थ यानी जन्म से 6, 7, 8 साल तक, ऐसा तो नहीं है भाई, अभी तो उसके बाद लेटर चाइल्डहुड भी आएगा। बर्थ से एडोलेसेंस तक, ऐसा भी नहीं है, ठीक। बर्थ क्यों, बल्कि गर्भधारण से, कॉन्सेप्शन से ही हम स्टडी करना शुरू कर देते हैं, है ना। प्रेगनेंसी पीरियड जिसको हम कह रहे हैं, कॉन्सेप्शन पीरियड कह रहे हैं, गर्भाधान का समय है वो, है ना। कॉन्सेप्शन के पीरियड से ही हम स्टडी करना शुरू कर देंगे। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहानी रहती है कॉन्सेप्शन टू डेथ तक, है ना, या ओल्ड एज तक। लेकिन जब बात हम चाइल्ड डेवलपमेंट की कर रहे हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस, यानी कि जब तक बच्चा स्कूल में है ना, जब तक, या फिर मैं कहूं जब तक उसका जितने भी पोटेंशियल है वो डेवलप नहीं हो जाता है, जो उसका मानसिक विकास है, सारी चीजें ठीक से डेवलप हो चुकी होती हैं। एडोलेसेंस खत्म होते होते अडल्टहुड आते आते अगर हम बात करें तो 12 से 19 साल तक, गर्भ से लेकर के 12 से 19 साल तक। वैसे भी इसमें ऑप्शन है नहीं आपकी ओल्ड एज का, तो डी ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा बेहतर है। बाकी ऑप्शंस के मुकाबले 60% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। कॉन्सेप्शन से मिडिल चाइल्डहुड नहीं, है ना। आप देखते हैं हम एरिक्सन में भी मैं आपको कई बार बताती हूँ कि आपके लिए वो शुरुआत की 5 स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं, जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है। उसके बाद आपका आ जाता है वो जिसको हम कहते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, देन आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन एडोलेसेंस तक का, आइडेंटिटी क्राइसिस तक का पीरियड है, वही आपके काम का होता है। क्यों? क्योंकि 12वीं क्लास तक बच्चा टीन एज में ही होगा, तो टीन एज के बाद तो स्कूल में वैसे भी कोई काम रह नहीं जाता, तो और वो बालक तो तभी तक है ना, फिर तो कहानी ह्यूमन डेवलपमेंट में चली जाएगी अगर आप बुढ़ापे की बात करेंगे या डेथ तक की बात करेंगे। तो बाल विकास यानी बालक का विकास, तो कॉन्सेप्शन से एडोलेसेंस तक की कहानी रहेगी आपकी। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर हो तो बता दीजिए। हाँ मैम, मैथ्स पेडागोजी सीटेट के लिए पढ़ा दीजिए, पेड प्लीज। शोभित कुमार बैच में हैं आप? मैथ्स पेडागोजी तो नहीं, बट मैं हाँ अपना सब्जेक्ट लेती हूँ वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं डील कर लूंगी एक बार। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आप देख रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चंस को कैसे घुमा घुमा के पूछा गया है इस बार, जबकि ये टॉपिक आप कब से पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें एक स्टेटमेंट है, नए जमाने के क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग, यानी एक स्टेटमेंट है, एक कथन है और उसका तर्क दिया हुआ है। अब आपको 2 चीजें देखनी होंगी यहाँ पे, क्या कथन सही है, अगर कथन सही है तो क्या उसका रीजन सही है ना। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, हो सकता है कथन सही हो रीजन सही ना हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है रीजन सही हो, या मैं कहूं रीजन अपने आप में स्टेटमेंट सही हो बट उस कथन के हिसाब से सही ना हो, कथन ही सही ना हो, है ना। आर इज ट्रू, ये हो सकता है ए ट्रू ना हो। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, असर्शन पढ़ते हैं, प्रोग्रेस एंड पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, यानी कि बच्चों के विकास के मार्ग और प्रगति की सटीकता से हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। यानी जो बच्चों की प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, उसका हम कंप्लीटली एक्यूरेटली हिसाब नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 2 साल का बच्चा है तो इतने 0.5% इतना ही डेवलप हो चुका होगा, ऐसे हम नहीं काउंट कर सकते। हमें एक मोटा मोटा आइडिया होता है, हमें कुछ हद तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, टू समवॉट टू अ एक्सटेंट ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक हद तक ही हम अनुमान लगा सकते हैं। अदरवाइज डेवलपमेंट क्योंकि प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, तो कौन बच्चा कब किस चीज में चेंज हो जाए आपको नहीं पता, तो पूरी तरह से एक्यूरेटली तो नहीं लगा सकते हम। ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रोग्रेस है और चेंज है डेवलपमेंट में, उसका 100% तो कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता। कुछ हद तक हम उसके बारे में अंदाजा लगा लेते हैं कि चलो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हो सकता है अच्छा कर जाए, हो सकता है कल ना कर पाए, रीजन तो हो सकता है ना। फिर आता है रीजन, यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स ऑफ चेंज, यानी ये जो यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं, यूनिक कॉम्बिनेशन क्या है, सब में अलग होगी, ये यूनिक बनाता है हमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन। तो वो जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का यूनिक इंटरेक्शन है, उसका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा ये किसी को नहीं पता 100%, कुछ हद तक पता हो सकता है,
तो बात तो सही है, इसका रीजन तो सही है कि भाई पूरी तरह से हम प्रिडिक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा ये पहले से कोई भी 100% आइडिया नहीं लगा सकता। ठीक है, तो रीजन हो गया इसका सही, दोनों ही बातें सही हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा नहीं कह सकते कि आर जो है वो फॉल्स है, ऐसा है ही नहीं, दोनों फॉल्स हैं, ऐसा भी नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं है, वो ए को ही एक्सप्लेन कर रहा है आर कि इसलिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यूनिक कॉम्बिनेशन है, यूनिक इंटरेक्शन है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मुझे याद आई, आज स्पेशल एजुकेशन का रिजल्ट आया है पीआरटी का, तो जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है या जो लोग अपनी स्टोरी शेयर करने में इंटरेस्टेड हो वो या तो ईमेल कर दें, नहीं तो मैं एक गूगल फॉर्म आज या कल में शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, या इस वीडियो के नीचे भी बेसिकली गूगल फॉर्म का लिंक आ रहा होगा, उसमें भी आप फिल कर सकते हैं। तो आपको डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा अगर समय रहा या सारी परिस्थितियां ठीक रही तो। ठीक, चलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आपका आपके किसी दोस्त का जिसका भी हुआ हो वो आप शेयर कर सकते हैं रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है और जो आपकी ट्रू स्टोरी होगी उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सोशलाइजेशन इज अ, समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? प्रक्रिया है समाज में कैसे बिहेव करना है उसकी। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की क्लास लगेगी, सीटेट तो आने दो, अभी तो इतना ऑलरेडी कराया हुआ है, अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उसको भी ध्यान में रख लेंगे ना। अगर हम बात करते हैं तो सोशलाइजेशन क्या है? सिंपल प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के रीति रिवाजों को एक सरल रूप से आगे बढ़ाने की। सरल नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, ऐसा नहीं है कि बस ये रूल्स हैं और कुछ पानी पिलाया उसमें कुछ मिलाकर के रूल्स और इजीली आप में वो चले गए, है ना। तो सोशलाइजेशन भी उतना इजी नहीं होता कि सिंपल प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट मैनर, यानी कि एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से टेक प्लेस करती है, यानी दोनों ही रूप में होती है। ओवर्ट और कोवर्ट क्या है? ओवर्ट मतलब बाहरी रूप से जो आप देख पा रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से आपको कोई रूल बताया जा रहा है कि ऐसे बिहेव नहीं करते, आगे से ऐसे बात नहीं करनी, घर में ऐसे करेंगे, ये हुआ ओवर्ट। कोवर्ट क्या होता है? इनडायरेक्टली आपने देखा अपने भाई बहन को पापा मम्मी के लिए कुछ लाते हुए पहली बार नौकरी लगने पे, तो आपने सोच लिया कि मेरी भी लगेगी तो यार मैं भी कर दूंगा या करूंगी। ये क्या हुआ? कोवर्ट हुआ, इनडायरेक्टली आपने सीख लिया, छिपा हुआ, अप्रत्यक्ष। तो दोनों ही रूप से आप समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीखते हैं। तो इसलिए सोशलाइजेशन क्या है, और हर इंसान कुछ अलग तरीके से सेम सिचुएशन को अडेप्ट कर सकता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हम देख रहे हैं टेररिस्ट का भी तो सोशलाइजेशन किसी ना किसी तरह से हुआ ही होगा ना, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पता नहीं है कौन किस सेंस में ले जाए उस चीज को। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ओवर्ट एंड कोवर्ट दोनों तरीके से होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से, यानी डायरेक्टली भी रूल सिखाए जा सकते हैं और इनडायरेक्टली भी आप सीख सकते हैं, किसी को देख करके, सुन करके या सबकॉन्शियसली। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से सटीक है, 64% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। बाकी सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लीनियर प्रोसेस नहीं हो सकती। लीनियर का मतलब ये बस स्ट्रेट लाइन में चलेगी, भाई आज ये सीखा, कल वो चेंज हुआ, परसों कुछ और सीखा, फिर पीछे आए, फिर ठीक किया उसको। तो ये तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्पाइरल प्रोसेस हुई। फॉर्मल प्रोसेस दैट इज प्लान्ड बाय द फैमिली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मल प्रोसेस है, सिर्फ परिवार ही सोशलाइजेशन सिखाता है। परिवार प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। आप स्कूल में भी सोशलाइजेशन सीखते हैं, आप हॉस्पिटल में भी सोशलाइजेशन सीखते हैं, आप लाइब्रेरी में भी सोशलाइजेशन सीखते हैं, आप टीवी से भी सोशलाइजेशन सीखते हैं, आप दोस्तों से भी सोशलाइजेशन सीखते हैं कि कैसे कहाँ रहा जाता है। हर जगह का अपना एक तौर तरीका, नियम कायदे कानून है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। फॉर चिल्ड्रन हु आर इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड, पहले ही बना लिया करो बोल, यानी कि वो बच्चे जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है ना, वो बच्चे जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, प्याजे की लास्ट स्टेज है ये, 11 से 14-15 वर्ष तक, या 11 एंड अबव भी कई बार हम कह देते हैं। तो इनको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? आपको पता है ये वो स्टेज है जहां अमूर्त संप्रत्यय यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बच्चा सीख पाता है। बात तो सही है ना। लेट्स लर्न चैनल का एक टोल फ्री नंबर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। शोभित, ये बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। अगर हम बात करें ऑफिस में, जैसे करियर पे भी आप वो बात अपनी कह सकते हैं, अगर मेरे तक भी कोई बात पहुंचानी है बहुत जरूरी है तो, जो कस्टमर केयर है करियर लैब का, बट वहां भी इतने सारे टेलीकॉलर्स हैं, तब भी मुश्किल हो जाती है कई बार अपनी बात पहुंचाना। तो वहां आप ट्राई कर सकते हो, है ना। बहुत ही मैं खुद बहुत बार चाहती हूँ कि पता नहीं क्या कर दूं या कैसे कनेक्ट करूं, बट इतने सारे लोग हम लोग हो चुके हैं ना कि वो संभव नहीं हो पाता। बाकी चीजें भी चल रही होती हैं, बट कोशिश फिर भी रहती है। देखिएगा, कुछ होगा इस तरह का तो बताएंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो यूज डायग्राम्स टू डेपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप्स, यानी कि आप डायग्राम्स को यूज कीजिए
हायरार्किकल रिलेशनशिप्स मतलब कि पदानुक्रम संबंधी चीजों को दर्शाने में कि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये पियाजे थे, पियाजे ने कॉग्निटिव स्टेज दी, फिर इस कॉग्निटिव में उन्होंने बात की अडेप्टेशन की, फिर उन्होंने बात की किसकी, इक्विलिब्रेशन की। अडेप्टेशन में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, इक्विलिब्रेशन में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, फिर उसमें भी ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं। ये क्या हुआ, हायरार्किकल चार्ट बन गया, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में जा रहा है, बिल्कुल ठीक तरीका है, क्योंकि बच्चा अब उतना बड़ा हो चुका है कि अमूर्त चीजों को समझ पाए। तो आप डायग्राम्स यूज कर सकते हो हायरार्किकल रिलेशनशिप्स को दर्शाने के लिए। फिर आया बी ऑप्शन, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हमें पता है कि फॉर्मल ऑपरेशनल यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है, यानी वो परिकल्पना कर सकता है, इमेजिन अच्छे से कर सकता है। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आते हैं, तो दोनों को ही हमें सिखाना चाहिए। अवॉइड प्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। देखो, अब हम एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करना अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अमूर्त तर्क बच्चे में आ जाता है। तो जब आ जाता है तो आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स उसको देनी पड़ेंगी। जैसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का मतलब क्या है, वो चीजें जो कॉन्क्रीट हैं, जिनको टच और फील किया जा सकता है। अमूर्त क्या है, जिनको आप इमेजिन करेंगे या इमेजिनेशन में समझेंगे। हो सकता है जो आपके सामने ना हो, ऐसे मुद्दे के समाज में मान लो कोई परिवर्तन लाना है, तो आपके सामने तो कॉन्क्रीट रूप से कुछ और है, बट आप एब्स्ट्रैक्ट सोच रहे हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करना इस स्टेज में, तो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स देनी है, जैसे कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स देनी थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। अब आता है फोर्थ ऑप्शन, गिव अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रीजन साइंटिफिकली, यानी समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाने चाहिए। यानी बच्चों को साइंटिफिकली सोचने का मौका दो। बिल्कुल, यहां पे साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है इस स्टेज में। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड सही नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, ठीक है। इसमें थर्ड सही नहीं है कि आप एब्स्ट्रैक्ट चीजों के मौके ही ना दो। फिर आएंगे हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा एक बार। इन जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन एंड एसिमुलेशन, यानी पियाजे की थियोरी में जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस हैं वो किसके अंदर आती हैं, 2 पूरक प्रक्रियाएं। एक है एकोमोडेशन समायोजन, दूसरा है एसिमुलेशन यानी कि हम कहेंगे समावेशन या आत्मसातीकरण। दोनों किसके अंडर आती हैं। अगर आपने मेरे से कभी पियाजे पढ़ा है तो मैं डे 1 से पियाजे को उस तरह से ही डिस्कशन करती हूँ कि किसके अंदर क्या आता है, कहां से कैसे शुरुआत होती है, ठीक है। बताइएगा फटाफट से, फटाफट से बताइएगा। चलिए, ए ऑप्शन 72% लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, अडेप्टेशन के अंदर एसिमुलेशन और एकोमोडेशन दोनों ही प्रक्रियाएं आती हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं दोनों की, ठीक है। अडेप्टेशन में आपका एसिमुलेट करना और एकोमोडेट करना, वो चार्ट पियाजे का अगर आपने कभी भी डिस्कस मतलब देखा है तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये तो वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट है, इस पे एज सच डायरेक्टली बात नहीं हुई है, बट ये पियाजे से जोड़ सकते हो। एडवांस ऑर्गेनाइजर और ये दोनों ही इसलिए होते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन को ठीक से रिटेन कर पाओ, समझ पाओ, कॉम्प्रीहेंड कर पाओ। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखिएगा। While Jean Piaget gives importance to dash in children's learning, Lev Vygotsky considers dash to be important। यानी पियाजे किस चीज को महत्व देते हैं और वाइगोस्की किस चीज को महत्व देते हैं, फटाफट से बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पोल भी आपके सामने है। मैचुरेशन को पियाजे देते हैं, बिल्कुल देते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक कॉन्सेप्ट है, हेरिडिटी से संबंधित है, और हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस पियाजे देते हैं, आनुवंशिकता को इंपॉर्टेंस पियाजे देते हैं। रीड के लिए एक सेशन जल्दी लाएंगे। कल्चरल टूल्स, यानी वाइगोस्की कल्चर को बिल्कुल, सोसाइटी और कल्चर बिल्कुल देते हैं। दोनों बातें सही लग रही हैं, फिर भी बाकी ऑप्शन चेक करेंगे। रीइंफोर्समेंट, पियाजे और वाइगोस्की में से कोई भी इसकी बात नहीं करता, क्योंकि ये बिहेवियरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। थॉर्नडाइक और स्किनर इसकी बात करेंगे। स्कीमाज में चेंज, ये तो वाइगोस्की थोड़ी कहेंगे, सेकंड वाला तो वाइगोस्की के लिए चूज करना है ना आपको, ये तो पियाजे कहेंगे। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, रीइंफोर्समेंट, दोनों में से कोई भी इन बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि ये व्यवहारात्मक चीजें हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अगेन पियाजे और वाइगोस्की का क्षेत्र नहीं है। तो परिपक्वता और सांस्कृतिक उपकरण, परिपक्वता की बात पियाजे कर रहे हैं, और दूसरा वाइगोस्की, तो वाइगोस्की कल्चरल टूल्स की बात कर रहे हैं। ये ऑप्शन सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कौन सा एक तरीका, कौन सा एक शिक्षण शास्त्रीय तकनीक या प्रणाली सही नहीं है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए। संज्ञानात्मक विकास यानी हमारे दिमाग, हमारे संज्ञान, हमारी मानसिक क्षमताओं का, हमारे बौद्धिक विकास, जिसमें सोचना, समझना, सीखना, इमेजिन यानी कल्पना करना, समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी चीजें, मेमोरी आपकी आ जाएंगी। जो भी चीजें दिमाग से होती हैं वो सब कॉग्निटिव में आती हैं। तो कौन सा एक तरीका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। गाइडेड एक्सचेंज होता है, और वाइगोस्की के अनुसार पूछा है कि वाइगोस्की किसको सही नहीं मानेंगे।
गाइडेड एक्सचेंज, हाँ बिल्कुल, गाइडेड इंस्ट्रक्शन के नाम से हम इसको डिस्कस करते हुए आए हैं कि बच्चे को एक गाइड मिले जिसके अंडर वो सीख सके, जो उसको मौका दे सके, उसको सही डायरेक्शन दे सके सिखाने की। बिल्कुल सही बात है। ये तो वैसे भी मोर नॉलेजेबल अदर की बात करते हैं, तो वही बात हो गई है। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस, यानी व्यापक चर्चाएं हों, आप बच्चे के साथ बैठिए, डिस्कशन करिए, उससे क्या होगा, उसकी समझ बेहतर होगी, वो अपना तर्क देगा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं अपनी एक मैम से मिली, हम लोग कुछ भी नहीं तो 5-6 घंटे हमने बात की, तो वो डिस्कशन है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। स्पेशली मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, हो सकता है थोड़ा बहुत उन्हें भी कुछ सीखने को मिला ही हो। तो डिस्कशन से हमेशा भला होता है, डिस्कशन हमेशा करनी चाहिए, चर्चाएं हमेशा करनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि वो बॉलीवुड में क्या चल रहा है, फलाने ने ये कर दिया, डिफरेंट टॉपिक्स पे, जिससे आपका सोचने की समझने की शक्ति बेहतर हो। तो वाइगॉस्की बिल्कुल कहते हैं कि एक मोर नॉलेजेबल अदर के साथ अगर आप इन्वॉल्व हैं, डिस्कशन में हैं, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक, फिर आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी सहयोगात्मक अधिगम, यानी जब आप साथ में मिलकर के सीख रहे हो। रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, यानी दोहराव व स्मरण करना। इसकी बात वाइगॉस्की नहीं करेंगे कि जस्ट आपने क्या किया, जो रट्टे लगाए उसी को रिप्रोड्यूस कर दिया, रट्टे लगाए और उसी को प्रोड्यूस कर दिया, उसी को आपने दोहरा दिया। इससे किसी का भला नहीं हो रहा, इससे रट्टाफिकेशन, रोट मेमोरी का भला होगा सिर्फ। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है। सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैरल ग्लिगन। कैरल ग्लिगन एक महिला थी, कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट थी, और कोहलबर्ग को ही इन्होंने क्रिटिसाइज किया। ये उनकी थियरी से सहमत नहीं थी कुछ पॉइंट्स पे। ठीक है, देखिएगा एक बार, फटाफट से समझिएगा इसको। कमेंट्स पढ़ने का प्रयास मैं करती हूं। बीएड सीटेट के लिए भी है क्या, है क्या कहना क्या चाहते हो? चलिए समझते हैं एक बार। मॉक टेस्ट ऐप पर होने वाले थे, कब स्टार्ट होंगे? सैयद किसी भी टाइम वो डल सकते हैं, आज या कल में जैसे ही अपलोड होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले लिंक शेयर कर दूंगी और वीडियो में बता भी दूंगी अलग से बना करके एक छोटी सी। और हम लोग जल्दी ही 3 मिलियन होने वाले हैं। आप लोगों के कमेंट से मुझे भी एक्साइटमेंट हो गई है थोड़ी सी नहीं तो नंबर्स को लेके एक्साइटमेंट बची नहीं है जीवन में। देखिए एक बार, कैरल ग्लिगन क्रिटिक दैट लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डिवैल्यूज फेमिनिन मॉरलिटी दैट एम्फसाइजेस। क्वेश्चन है भारी, समझते हैं। कैरल ग्लिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है को नकारते हैं। यानी जो नारीवादी नैतिकता है, जो फेमिनिन मॉरलिटी है, जो जैसे फीमेल सही और गलत के बारे में सोचती हैं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया कोहलबर्ग ने। यानी कैरल ग्लिगन ये कहती है कि महिलाओं और पुरुषों का जो नैतिकता है वो कई बार अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में वो केयर का भाव एक्स्ट्रा है। अब इसका एक रीजन ये हो सकता है कि वो जन्म देती हैं बच्चों को, या वो केयर थोड़ा सा उनके नेचर में है ना। तो हम कह सकते हैं एन एथिक ऑफ केयर, कि जो महिलाएं हैं वो सही गलत का जब डिसीजन लेती हैं तो वो केयर को महत्व ज्यादा दे देती हैं कई बार। तो देखभाल की नैतिकता, या इसको ये इन्होंने सीधा सीधा ट्रांसलेट करते हैं, इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एन एथिक ऑफ केयर, कि केयर का एस्पेक्ट इग्नोर्ड था। जो कोहलबर्ग ने थियरी दी उसमें सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखा गया, फीमेल पर्सपेक्टिव के लिए सही और गलत अलग हो सकता है। बाकी चीजें यहाँ मैटर नहीं करती। कैरल ग्लिगन ने इनको एक ही आधार पे इस थियरी को जेंडर बायस कहा है कि फीमेल्स को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया और फीमेल्स की मॉरलिटी अलग हो सकती है क्योंकि वो केयर को ध्यान में रखती हैं जवाब देते समय। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जितने भी लोग बाकी ऑप्शन, इसमें बहुत गलतियां की हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 9, एक बार कोहलबर्ग की थियरी पढ़ लेना, मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर, यानी हार्वर्ड गार्डनर फ्रेम्स ऑफ माइंड, MI की बात की है इन्होंने, मल्टीपल इंटेलिजेंस, पहली बुक 1983, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक। अभी कुछ टाइम पहले ही इनका देहांत हुआ है, अमेरिकी थे। ठीक है जी, जवाब दीजिएगा फटाफट से। आप कोई संस्कृत की क्लास नहीं लेती हैं क्या? सोनम पढ़ाती हूँ मैं सुबह सुबह 5 बजे मजाक कर रही हूँ, नहीं मैं संस्कृत क्लास नहीं लेती हूँ, संस्कृत बस पढ़ सकती हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, है ना। करियर लैब पे शायद वो लेते हैं, अरुण सर पढ़ाते हैं शायद संस्कृत, नहीं तो आप YouTube पे भी देख सकते हैं। मैंने पहले भी सजेस्ट किया है, संस्कृत गंगा करके एक चैनल है, या और भी होंगे बट मेरे को उसी के बारे में आइडिया है, तो वो देख सकते हैं आप। देखिए एक बार, हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं, देखिएगा एक बार, बताइए एक बार। यार पेडागोजी से रिलेटेड सारी चीजें होंगी सादिया वहां पे। ठीक है, अगर हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर की, यानी हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज्ड दी थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, 90% लोग आंसर दे पा रहे हैं।
फिर आता है बी ऑप्शन, प्रपोज्ड दैट कॉग्निटिव एबिलिटी इज द सिंगुलर ट्रेट इन डिटरमिनिंग इंटेलिजेंस, यानी संज्ञानात्मक क्षमता ही है एकमात्र ट्रेट। जी नहीं, इन्होंने बहुबुद्धि की बात की है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को 9 बजे टाइम ज्यादा अच्छा लग रहा है या 9:30 ही ठीक था? क्योंकि कुछ लोग गायब हो गए जब से 9 बजे का टाइम हुआ है, देखिएगा एक बार। फिर आता है सी ऑप्शन, गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस एज इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू का कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं दिया। गेव इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस एज पर 4 फैक्टर्स, ऐसा भी नहीं है, है ना, कि इन्होंने ये 16 पीएफ की जो बात की है, या ये कैटल बात करते हैं बेसिकली, इस तरह की फैक्टर्स की बात इन्होंने नहीं की। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, द एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन शुड बी ऑन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का बल या शिक्षा को किस चीज पे जोर देना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनईपी से खूब क्वेश्चन आए, एनईपी पे अलग से एक सेशन में लूंगी। 9 बजे ही अच्छा है मैम, चलो एक पोल देंगे लास्ट में, सेशन जब खत्म होने वाला होगा तब आप बताना कि 9 बजे अच्छा है कि 9:30। सुबह सुबह मैं गायत्री मंत्र पढ़ाती हैं, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल गिल्लू आप सही समझे, जो संस्कृत में पढ़ाती हूँ सुबह सुबह गायत्री मंत्र। हमारे स्कूल में जब मैं बुलंदशहर में थी तो आधे पौने घंटे की, आप पता नहीं कितनी देर की प्रेयर होती थी, उसमें सरस्वती वंदना, उसमें पता नहीं वो पृथ्वी मंत्र, दुनिया भर के मंत्र होते थे। अब तो थोड़े बहुत तो मैं भूल भी गई होंगी शायद, बट याद आ जाएंगे, है ना। तो सुबह सुबह गायत्री मंत्र होता है, यहाँ सरस्वती वंदना होगी 5 बजे, और संस्कृत पढ़ेंगे हम उस तरह से। और एक और चीज होती थी वो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कुछ तो होता था ना, बहुत सारे मंत्र होते थे, सब याद आ गया मेरे को एक ही मिनट में। चलो आ जाओ। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन शुड बी ऑन, बताइए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी संकल्पनाओं को समझने पे, कॉन्सेप्ट्स को समझने में, ठीक है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड नहीं होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है, डी कॉन्टेक्स्ट नहीं करना कि संदर्भ से अलग। बच्चा है गांव का और आप उसको एग्जांपल दे रहे हैं अमेरिका का, उसको समझ में कहां से आएगा, उसके आसपास थोड़ी ना है वो चीज, तो आसपास की चीजों का एग्जांपल देना है। रोट लर्निंग, रट्टा नहीं लगवाना। लर्निंग फॉर एग्जाम्स यानी सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ाएंगे तो बच्चे बर्बाद वैसे ही हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी संकल्पनाएं, उसका कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है बच्चे की भले की बात करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, देखिएगा एक बार। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग टेक्स प्लेस प्राइमरीली, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है वहां पे जो लर्निंग है वो कैसे होती है, भाई बच्चे को केंद्र में रख के होगी, जहां बच्चा एक्टिव होगा वही बाल केंद्रित है ना। लाइक शेयर करना भूल जाते हैं आप लोग। पहला ऑप्शन है थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय द टीचर्स, यानी शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश देने से होगी। फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों से, पैसिव लिसनिंग से, या एक्सप्लोरेशन से। देखो बच्चा चारों में जहां एक्टिव है वही बेस्ट आंसर है। शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश, शिक्षक ज्यादा एक्टिव है, पाठ्य पुस्तक ज्यादा एक्टिव है, निष्क्रिय हम बच्चे को कर ही नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन में बच्चा एक्टिव नजर आ रहा है, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके, यानी बाय एक्सप्लोरेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। बच्चा यहाँ एक्टिव होगा जब वो अलग अलग सोर्स से, वो गूगल से भी समझने की कोशिश कर रहा है, वो कोई वीडियो भी देख रहा है, वो कोई किताब भी पढ़ेगा, वो अपने अनुभव से भी बात करेगा, वो किसी से डिस्कस भी कर सकता है, मल्टीपल सोर्सेज से वो समझने का प्रयास करेगा, तो बच्चा एक्टिव है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चा सेंटर में है, वही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार, देखिएगा। अजर्शन यानी कि एक कथन है और उसका एक रीजन है। चिल्ड्रन बिगिन टू गेट क्यूज ऑन हाउ टू बिहेव इन जेंडर एप्रोप्रिएट वेज फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्फेंसी ओनली, यानी बच्चों को लिंग उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। उनके लिए खिलौने लाएंगे तो लड़कियों के लिए अलग खिलौने, लड़कों के लिए अलग खिलौने, लड़कियों के लिए अलग कपड़े, लड़कों के लिए अलग कपड़े। मतलब शैशवावस्था से, जन्म से 2 वर्ष में ही हम कर देते हैं क्या कि उनको कैसे बिहेव करना है, लड़के और लड़कियों को जेंडर रोल्स में बांधने की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। बात तो सही लग रही है ना। 9:30 ही रहने दीजिए, खाना बनने का टाइम मिल जाता है। खाना बना रही हूँ, आपकी क्लास भी ले रही हूँ। निक्की बहुत दर्द भरी बात है यार, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। तो चलो हम देखते हैं, आज पोल देंगे, जिसकी ज्यादा वोट्स होंगे वही फाइनल टाइम कर देंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। अगर हम बात करें तो इसका रीजन दिया है, आइसोलेशन एंड डेप्रिवेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड कैन कॉज इररेपरेबल डैमेज टू चिल्ड्रन, यानी बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। यानी बच्चे को अगर अलग थलग रखा आपने बचपन में, आपके कारण ही पेडागोजी का डर खत्म हुआ है। थैंक यू सो मच। अरे बहुत बढ़िया शोभित, बेहतर करेंगे आप। देखिएगा, आइसोलेशन एंड डेप्रिवेशन, अगर बच्चों को अलग थलग रखा जाए, उसको लोगों से मिलने का, उससे प्यार ना किया जाए, उसको केयर ना की जाए, तो क्या होगा, इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। बड़े होकर के वो हो सकता है
डिप्रेस्ड फील करे, अलग थलग महसूस करे, खुशी उसकी कम हो जाए, क्योंकि सोशलाइजेशन से हैप्पीनेस भी तो आती है ना। हम जब सोशल बींग्स हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, अरस्तू ने कहा है, तो लोगों में घुल मिल के हमें अच्छा लगता है। देखो ये बात सही है, बट ये इसका रीजन नहीं है कि जो जेंडर की बात हो रही थी सोशलाइजेशन पे ले आए, है ना, कि जेंडर एप्रोप्रिएट वेज बचपन से शुरू हो जाते हैं, बात तो सही है, लेकिन सोशलाइजेशन इसका रीजन कैसे हो सकता है? ये भी सही है, बट इसका रीजन सही नहीं है। ये कुछ और बात है, ये कुछ और बात है, दोनों अपनी अपनी जगह सही कह रहे हैं, बट इसका रीजन ये नहीं हो सकता कि जेंडर एप्रोप्रिएट रोल्स बचपन से सिखाए जाते हैं और सोशलाइजेशन में अगर अलग थलग रखा जाए बच्चे को तो दिक्कत हो जाएगी। दो अलग बातें हैं ये। तो ए और आर दोनों ट्रू है, आर एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। तो ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब आप लोग ना, आपने रट लिया है ऐसा लग रहा है। जैसे ही असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, आप कहते हैं दोनों सही है और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसमें सोचना नहीं पड़ता ज्यादा, है ना। तो इसका आंसर बी होगा कि दोनों सही है, बट आर सही रीजन नहीं है ए का। कथन जो है वो उसका रीजन, उसका कारण नहीं है, जो कारण दिया हुआ है वो कथन का कारण नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, टीचर्स शुड डिटेल द असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड टू द पेरेंट्स सो दैट, यानी शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए। यानी जब पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है तो बच्चों को टीचर्स क्या करें, अपने बच्चों की, जो उनके बच्चे हैं पेरेंट्स, यानी बच्चे हैं पेरेंट्स नहीं, जो बच्चे हैं पेरेंट्स के, है ना, उन पेरेंट्स को बताया जाना चाहिए, उनके अभिभावकों को बताया जाना चाहिए कि वो कैसे सीख रहे हैं, है ना। इसमें कंफ्यूज क्यों हो गए? ध्यान से पढ़ना था ना, समझे ऋतु पटेल? देखिए, अगर हम बात करें तो पेरेंट्स कैन करेक्टली आइडेंटिफाई द लेबल गिवन टू द चाइल्ड। लेबल नहीं देना, इसका मतलब ये नहीं है आपने मूल्यांकन करके अगर पेरेंट्स को बताया तो ये बता दिया आपका बच्चा तो खराब है, आपका बच्चा तो अच्छा है। आपको ये बताना है कि वो सीख रहे हैं। शिष्टा कह रही है यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर। आंसू आ गए मेरे ये सुन के, थैंक यू सो मच। देखिए, द पेरेंट्स कैन गेन एन अंडरस्टैंडिंग इनटू व्हाट एंड हाउ द चाइल्ड हैज बीन लर्निंग, यानी कि अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे सीखते हैं इसके बारे में समझ बने। अभिभावकों को पता हो कि उनका बच्चा कैसे सीख रहा है, कैसे सीखता है और कैसे उस पर काम किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। ऐसा थोड़ी, अब कई पेरेंट्स तो ये कह देते हैं आजकल स्कूल्स में जाके, जी आप ही देख लो, या ट्यूशन वाले को बोल दिया खुद ही देख लो, हमें कोई मतलब नहीं है ना। ऐसे नहीं होगा, तो उनको भी पता हो कि वो कैसे सीखता है, सीख रहा है। द पेरेंट्स कैन नो व्हाट ऑल देयर चिल्ड्रन कैन नॉट डू। सिर्फ इसमें ये नहीं होता कि क्या नहीं कर सकता, क्या करता है वो भी बता सकते हो क्या कर सकता है। डी ऑप्शन है, द पेरेंट्स कैन कंपेयर देयर चाइल्ड टू, दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना होता, अपने ही बच्चे की प्रीवियस जो उसकी परफॉर्मेंस रही है, बच्चे को आप खुद से कंपेयर कर सकते हो कि वो कल कैसा था, कल कैसा हो सकता है, आज कैसा है। ये नहीं कि शर्मा जी के बच्चे और गुप्ता जी के बच्चों से आप कंपेयर कर रहे हो, वो नहीं करना, ठीक है। तो अभिभावक जान पाए कि अपने बच्चों की सीखने कैसे और क्या और कैसे सीखते हैं बच्चे, इसलिए आप बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो डिस्कस कर सकते हो, या इवैल्यूएशन जो आपने किया है उनके बारे में जो जाना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 है, टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह वाले बच्चों को अगर आपको स्कूल में रखना है, रिटेंशन उनका, कि वो स्कूल छोड़ के ना जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए। सामाजिक आर्थिक मतलब उनको वैसे ही हाशिए पे रखा गया, समाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली, आर्थिक रूप से वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो ऐसे बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है या स्कूल में रखना है तो उसके लिए आप क्या करें? सिंपल बात बताइएगा। हाँ वही सीन था मेरा भी मिश्रा जी, सरस्वती शिशु मंदिर ही मान लो। देखो एक बार, ललिता प्रसाद करके बुलंदशहर में एक स्कूल है, देखिएगा एक बार। अरे थैंक यू अंकिता। चलो आ जाओ, अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, चलिए देखते हैं सी ऑप्शन कह रहे हैं 51%। देखिएगा, एंश्योर दैट दे टेक ट्यूशंस एट होम, यानी कि वे घर पर ट्यूशन लें, इस बात को आप एंश्योर करेंगे। मतलब ट्यूशन को प्रमोट करना थोड़ा ना आप स्कूल में रहने का तरीका हुआ। एंश्योर दैट दे आर गिवन अ लॉट ऑफ रिकॉल बेस्ड वर्कशीट्स, यानी उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्रक दिए जाएंगे रट्टे लगाने के लिए, रिकॉल बेस्ड नहीं, एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है। फिर आता है एंश्योर दैट दे डू नॉट लॉस इंटरेस्ट इन अटेंडिंग स्कूल, यानी उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्रक, स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्लासरूम या स्कूल की जो एक्टिविटीज हैं, जो स्कूल में आने का एक्सपीरियंस है बच्चे का, वो खराब ना हो, उनकी रुचि भंग ना हो जाए स्कूल आने में, उन्हें मजा आए स्कूल आने में। अगर ऐसा होगा तो वो सीख लेंगे, बेशक सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड माहौल हो, और ऐसा हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट कम हो, क्योंकि बाकी बच्चे हो सकता है उनको अलग थलग महसूस कराएं, उनको कुछ बुरा भला बोले, अरे तुम तो फलाने परिवार से आते हो, अरे तुम्हारी जाति अच्छी नहीं है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तो वो सब नहीं हो। इंटरेस्ट बना रहे बच्चे का, ये आपका काम है एज अ टीचर। तो एंश्योर दैट दे डू नॉट लॉस इंटरेस्ट इन अटेंडिंग स्कूल, ठीक है जी।
इंश्योर दैट स्टैंडर्ड डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड, जैसे ही डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड आएगा समझ जाएंगे ये काम का नहीं है। तो 62% लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, वो सही है बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आखिरी सवाल। देखो आराम से समझ रहे हैं हम, क्योंकि अभी एग्जाम कल नहीं है ना, तो हमारे पास समय है कि हम इनको डिटेल में डिस्कस कर सकें। ठीक है, आज आपको पोल में जवाब देके जाना है टाइमिंग का, और लाइक शेयर भी बराबर करके जाना है जितने भी लोग देख रहे हैं 4000। आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन दैट टेस्ट द स्किल ऑफ इवैल्यूएशन, यानी आपको उस प्रश्न की पहचान करनी है जो इवैल्यूएशन की स्किल का परीक्षण करता है, यानी बच्चे की इवैल्यूएशन की स्किल जिस क्वेश्चन से पता लगेगी, यानी जिस क्वेश्चन को देख के आपकी जजमेंट की स्किल बाहर आए कि आप इवैल्यूएट कर पाए, मूल्यांकन कर पाए, किसी चीज को जज कर पाए, वो कैसे पता चलेगा? कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे की जजमेंट की स्किल को, इवैल्यूएशन की स्किल को परख पाए कि बच्चा कैसे आकलन करता है। 4 ऑप्शन है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। आज इतने कम क्वेश्चन। हाँ अंकिता, आज मेरी थोड़ी एनर्जी लो है, बैक टू बैक क्लासेस भी थी, बट मैं छुट्टी के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ आजकल। पेड कोर्स कैसे लेना? सादिया, आप करियर ऐप डाउनलोड करो, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाओ, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं वहाँ, एसएससी वगैरह की भी तैयारी होती है, तो टीचिंग सेक्शन में जाके आपको पता लग जाएगा किन किन बैचेस में एडमिशन ओपन है। मेरी मम्मी टीचर हैं और वो भी आपकी वीडियोस देखकर सीखती हैं। बहुत प्यारी बात है आदित्य, मुझे मिलते हैं ऐसे कई पेरेंट्स और बहुत अच्छा लगता है देख करके, है ना। अभी मैं मनाली गई थी तो वहाँ मोहाली में शायद 4 लोग थे, तो उनमें से 2 टीचर्स थे, तो उन्होंने बताया कि हम वर्किंग है, वैसे तो काम का नहीं है, मतलब काम का मीन्स वैसा नहीं है कि कुछ पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बट अच्छा लगता है देख के। चलिए आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा। आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन दैट टेस्ट द स्किल ऑफ इवैल्यूएशन, यानी जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता हो। ऑप्शन ए है, इन व्हाट वेज आर द बुक्स यू रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा, यानी आज जो आप पुस्तकें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। ये आपने बच्चों से, देखो ये क्वेश्चंस बच्चों से पूछने हैं और फिर पता लगाना है कि किस क्वेश्चन के द्वारा बच्चों की इवैल्यूएशन की स्किल बाहर आएगी। डिफाइन आर्कियोलॉजी, अब आर्कियोलॉजी डिफाइन करने में क्या है, पुरातत्व को परिभाषित कीजिए, जो उनको आता होगा वो लिख देंगे, तो इसमें कोई इवैल्यूएशन की स्किल नहीं लगी, सिंपल रिकॉल वाली स्किल लगी, मेमोरी लगी, तो ये तो हट गया। व्हाट मेटल्स डिड पीपल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज टू मेक टूल्स, यानी कि किन हथियारों का, किन औजारों का प्रयोग हड़प्पन सभ्यता में किया जाता था, तो इसका भी 1 वर्ड आंसर हो जाएगा, रिकॉल बेस्ड हो गया ये भी, है ना। इसमें भी नॉलेज टेस्ट होगा, ये आपको बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, रिकॉल हो गया, ये रिकॉल बेस्ड है, दोनों ही नॉलेज बेस्ड हो गया ये। When was the site of हड़प्पन civilization discovered? अब इसका भी 1 वर्ड आंसर होगा, तो इसमें भी ये भी नॉलेज बेस्ड है या रिकॉल बेस्ड है, कि जो आपको याद होगा कि कब डिस्कवर हुई थी हड़प्पन सभ्यता। एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे का इवैल्यूएशन, यानी उसको सोचना पड़ेगा, इन व्हाट वेज आर दी बुक्स यू रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम दी ऋग्वेदा, यानी आज जो आप पुस्तकें पढ़ते हैं वो कैसे अलग हैं ऋग्वेद से, तो उनको बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जजमेंट लाना पड़ेगा कि ये अंतर है और ये सही है या गलत है, वो फिर अपना जजमेंट देगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बाकी से। चलिए आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 15 था ये, आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बताएंगे।